अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं राधिका कौशिक आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए बीडर यंत्रों की उपयोगिता और कार्यविधि। पपीते की उन्नतशील किस्में एवं रोपाई पर तकनीकी सलाह। अपने राज्य में धान की रोपाई का कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है और कई कृषक इसकी रोपाई का कार्य पूरा भी कर चुके हैं। लेकिन धान की रोपाई के बाद किसानों को खरपतवार की समस्या से जूझना पड़ता है और कई बार तो इनके नियंत्रण के लिए समय पर मजदूर ही नहीं मिलते हैं। इतना ही नहीं, खरपतवार की रोकथाम के लिए यदि रासायनिक दवाओं का उपयोग किया जाए तो इससे वातावरण और मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव भी पड़ता है। इन्हीं सारी समस्याओं को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने शक्ति चलित पैडी वीडर यंत्र को बनाया है। तो यह यंत्र किसानों के लिए किस प्रकार उपयोगी है, इस बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के कृषि अभियंता मनोरंजन कुमार। जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि हमारे यहाँ निकाई गुड़ाई के काम आज से नहीं सदियों से किया जा रहा है, जिसमें जो हमारे पुरानी विधि है खुरपी से लोग करते हैं। तो खुरपी से करने में ये होता है कि आप कोई भी चीज़ को अगर बैठ के काम करते हैं तो उसकी कार्य क्षमता थोड़ा घट जाता है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा घट जाता है, और काम तो इफेक्टिवली होता है लेकिन समय बहुत ज़्यादा लेता है। और समय अगर लेता है, अगर आप देखेंगे कि 1 हेक्टेयर की बात करें, 1 हेक्टेयर ज़मीन की जिसमें कि अभी धान लगा हो और पानी लगा हो, धान तो पानी में होता है, और गीला खेत हो, तो खुरपी से उखाड़ना बहुत अपने आप में बहुत ही परिश्रम का काम है। और अगर 1 हेक्टेयर की बात करें, 1 हेक्टेयर में अगर धान की निकाई गुड़ाई करें तो करीब 25 से 27 मजदूर का उसमें अगर पर डे लगाए, एक दिन में लगाए तो हमारा वो काम हो सकता है। तो 25 से 27 मजदूर का अगर खर्च देखें तो काफ़ी हो जाता है। और आज के दिन में चूँकि पीक सीजन में लेबर मिलना भी बहुत कठिनाई काम है। किसान भाइयों, पावर बीडर यंत्र क्या है, इसके कार्य करने की क्षमता कितनी है और ये किस तरह से कार्य करता है, चलिए आपको बताते हैं। एक है उसके लिए पावर पैडी वीडर आता है जिसमें कि इंजन लगी होती है। तो पावर पैडी वीडर जो है वो अगर आप रो में लगाएं, रो क्रॉप में, हालांकि तीनों मशीन जो है रो क्रॉप में चलेगा। अगर आपकी बुआई अगर सही ढंग से रो में लगाए हैं, जिसकी की दूरी जो रो से रो की दूरी हो वो करीब 20-22 सेंटीमीटर हो, तभी ये बढ़िया से चलेगा। तो ध्यान रखना है रोपाई के वक्त भी कि हमारा जो खेत जो धान लगा हो वो रो में लगा हो, जिससे कि हम लोग आराम से उसको मशीन को चला सकते हैं। तो पावर पैडी वीडर की बात करें तो पावर पैडी वीडर में इंजन लगा होता है और दोनों तरफ ब्लेड 3 रो में एक साथ चलता है। एक रो में उसका फ्लोट प्लास्टिक का लगा रहता है और 2 रो में ब्लेड रहता है। तो हम लोग देखेंगे 2 रो जो होता है हमारा इफेक्टिव होता है, उसमें भी काफ़ी जो ब्लेड हमारा 4-6 रहता है जो वो काफ़ी मोशन में घूमता है, जिससे कि क्या होता है कि हमारा जो खरपतवार है वो या तो ऊपर की ओर उखड़ जाता है और उसमें कट करके उसी में दबा दिया जाता है। उसमें भी पानी की 1 से 1.5 इंची आपका पानी खेत में रहना जरूरी है और रो में धान को लगा हुआ जरूरी रहना है।
तो इसमें अगर हम पावर पैडी वीडर की बात करें तो इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर दिन भर की बात करें तो लगभग 1.25 से 1 हेक्टेयर तक हम लोग पावर वीडर से अगर आप कंटिन्यू बढ़िया से कर सकते हैं। 8 घंटे की बात करें तो अगर कोई हमारा जो ऑपरेटर है वो अगर कंटिन्यू बढ़िया से काम कर सके तो करीब 1.25 से 1 हेक्टेयर तक हम लोग इसका आराम से एक दिन में निकाई गुड़ाई धान के खेतों में आराम से किया जा सकता है। किसान भाइयों, इसके अलावा धान बीडर और कोनो बीडर यंत्र भी आते हैं। इनके द्वारा भी धान की फसल से खरपतवारों को निकाल सकते हैं। तो यंत्र आपको कहां से मिलेंगे, इन यंत्रों की कीमत कितनी है और ये किस प्रकार से उपयोगी हैं, आइए जानते हैं। एक तो सबसे पहले आया है हमारे 2 जो खड़े होकर के हम काम कर सकते हैं जो धान के खेत में, वो है कोनो वीडर और पैडी वीडर। ये 2 तरह का चीज़ है। कोनो वीडर में जो हम लोग देखते हैं कि एक आगे में नीचे की फ्लोट लगा रहता है जो प्लास्टिक का हो या फिर टीन के चदरे का हो बना रहता है, और उसमें 2 कोन टाइप का बना रहता है जिसमें कि ब्लेड बना रहता है। उससे हम लोग क्या करते हैं, उसको पुश और पुल यानी ठेलते हैं और खींचते हैं, ठेलते हैं खींचते हैं, लेकिन उसमें पानी लगा होना चाहिए। 1 से करीब 1.5 इंची तक पानी लगाना चाहिए खेत में, और उससे हम लोग पुश पुल करते हैं जिससे कि वो खेत में जो हमारा जो भी वीड है, जो भी खरपतवार है, उसको वो काटता है, जड़ से अप्रूट करता है, मतलब जड़ से निकालता है और उसी में उसको काट करके बरी कर देता है। जिससे क्या होता है कि खेत में अगर पानी लगा हो तो वो सड़ करके वो खाद के रूप में भी काम करता है। तो हम अगर देखें कोनो वीडर की बात करें तो हमारा अच्छा है, और उससे करीब करीब हम देखते हैं कि एक दिन में करीब हम लोग 2.5 से 3 कट्ठा की अगर बात करें तो 2.5 से 3 कट्ठा की तक हम लोग उसका निकौनी आराम से कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे पैडी वीडर की बात करें तो पैडी वीडर भी हमारा वही चीज़ है, उसी तरह का बना रहता है, आगे में फ्लोट नहीं लगा रहता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग अगर चलाते हैं तो उसको भी हम लोग पुश पुल करते हैं, ठेलते हैं खींचते हैं, ठेलते खींचते हैं। उससे क्या होता है, उसमें भी पानी लगा होना चाहिए खेत में, और हम लोग उसको करते हैं तो हम उससे करीब वही 4 कट्ठा के करीब आसपास हम लोग आराम से उसको खेती मतलब निकाई गुड़ाई पानी के खेत में, जहाँ की वेटलैंड जिसको बोलते हैं, जो कि धान लगा हुआ है, उसमें हम लोग आराम से कर लेते हैं। और अगर खर्च की बात करें तो जो कंपेरिजन हम जो 25 से 27 मजदूर की बात करें तो इसमें बहुत कम आती है। 1000 से 1200 के आसपास हमारा खर्च आता है मजदूर लेकर के, और हम आराम से इसके निकाई गुड़ाई कर सकते हैं। और अगर पावर वीडर या कोनो वीडर या पावर पैडी वीडर की बात करें तो इसकी रख रखाव भी आसान है। कोनो वीडर पैडी वीडर की बात करें तो प्राइस लगभग हम यहाँ पे जो हमारे यहाँ करीब 400 से 500 रुपया तक में ये मार्केट में अवेलेबल है। और हमारा पावर पैडी वीडर जो है ये करीब 45 से 50 हज़ार तक में आता है। तो और इस पे जो बिहार सरकार ने काफ़ी सब्सिडी दे रखी है, और अगर सब्सिडी की बात करें तो हमारे जो बिहार सरकार के जो मैकेनाइजेशन डिपार्टमेंट है वहाँ से जानकारी ले सकते हैं किसान भाई। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। पपीते के बाग हमारे राज्य में आमतौर पर जहां तहां देखे जा सकते हैं, और जो किसान इसके नए बाग लगाना चाहते हैं तो वे इसके लिए कौन कौन सी प्रजातियों का चयन करें और रोपाई करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में अपने सुझाव दे रहे हैं ICAR जिला पटना के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राहुल कुमार। पपीता स्वास्थ्य और स्वाद दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी फल है। इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि आम के बाद दूसरे स्थान पे आता है। इसमें विटामिन ए और विटामिन सी भी उसमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है। पपीता की खेती कर एक अच्छे हम आय की भी प्राप्ति कर सकते हैं, और इसके लिए खास बात यह है कि हमें वैज्ञानिक खेती से पपीता की खेती करनी चाहिए। किसान भाइयों, पपीते की खेती के लिए जमीन के चयन की बात करें तो इसके लिए हल्की दोमट या दोमट मृदा जिसमें जल निकास अच्छा हो सर्वश्रेष्ठ होती है। भूमि चयन के बाद बात करते हैं किस्मों के चुनाव की।
क्योंकि पपीते की खेती का मुख्य आधार उसकी किस्मों पर निर्भर करता है। ऐसे में किसान भाइयों को चाहिए कि वे उन्नत किस्म के पौधों का चुनाव करें। तो पपीते की अधिक फलोत्पादन देने वाली किस्में कौन कौन सी हैं और कितनी है उसकी पैदावार, इस बारे में जानते हैं। पपीता की जो मुख्य वैरायटियां हैं उसमें पूसा डेल्सियस, पूसा मजेस्टी, पूसा नन्हा, कोयम्बटूर से वैरायटी रिलीज हुई है, 1, 2, 3 करके इसकी जो सीरीज है, रांची, ये अच्छी वैरायटियों में से आती है। पूसा नन्हा का जो पौधा होता है वो साइज में, हाइट में छोटा होता है इसके पौधे, और इनके जो फल होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। एक पेड़ से 70 से 75 केजी की फल की प्राप्ति हो जाती है। इसकी खेती कैसे करें और क्या क्या सावधानियाँ बरतें, इसके बारे में हम बात करते हैं। सर्वप्रथम तो ये है कि इसकी नर्सरी डालना पड़ता है पपीता का। जब हम इसको नर्सरी डालते हैं तो जो बीज दर है पपीता का, तो 300 से 500 ग्राम, आधा केजी हमको सीड लगता है 1 हेक्टेयर रोपाई करने के लिए। इसलिए जब भी पपीता के बीज खरीदें वो प्रमाणित जगह से और अच्छे संस्थान से खरीदें जो बिल्कुल हर तरह से प्रमाणित हो। जब भी हम नर्सरी डालते हैं पपीता का तो उसको 1 ग्राम कार्बेंडाजिम नामक फफूंदनाशी से उसको हमको सीड ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। पपीते की खेती के लिए किसान खेत की तैयारी किस तरह से करें और गड्ढे का आकार कितना रखें, साथ ही प्रत्येक गड्ढे में कितनी मात्रा में खाद व उर्वरकों का इस्तेमाल करें और पौधे लगाने की सही विधि इत्यादि के बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं। रोपाई यदि करना है हमको तो गर्मी में जिस खेत में रोपाई करना है वहाँ पे 2 से 3 गहरी जुताई कर देना चाहिए, जिसके क्या होगा कि जो भी स्वाल बॉर्न पैथोजन होंगे, जो मिट्टी में छिपे हुए उसके रोग कारक होंगे, जो कीड़े मकोड़े होंगे, वो मर जाएंगे। और सबसे खास बात यह है कि इस पपीता को जब भी हम लगाएं तो हमेशा ऊंची ज़मीन पर लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें पानी अगर लगेगा, जल जमाव होगा पौधों के ऊपर, तो पौधा इसके बहुत जल्दी बहुत नाजुक होते हैं और उनमें सड़न आ जाता है और पौधा गलने लगता है। तो ऐसे हमें खेत का चुनाव करना चाहिए जहाँ पे पानी का जमाव न हो, ज़मीन ऊँचे स्थान पर हो। अगर हम सिंचाई भी करते हैं तो पानी पौधों तक पहुँच जाए और उसके बाद वो पानी वहाँ लगे ना, जल जमाव की स्थिति न बनने पाए। वो निकासी का अच्छा साधन होना चाहिए वहाँ पर। उसके बाद जैसी पहली बरसात प्रारंभ होती है, उस बरसात के प्रारंभ होने के बाद इसमें 60 बाई 60 इंटू 60 मतलब 60 सेंटीमीटर गहरा, 60 सेंटीमीटर चौड़ा और 60 सेंटीमीटर लंबा हमें एक गड्ढा बनाना पड़ता है। और उस गड्ढा में हमको गोबर जो सड़ा हुआ हो, फार्म यार्ड मैन्योर, 1 केजी हड्डी का चूर्ण और 2 केजी कंपोस्ट, नीम की खली 1 केजी से उस गड्ढा को भर देना चाहिए। और उस गड्ढे में भरने के बाद हमें सेंटर में एक लकड़ी लगा देना चाहिए। और उस गड्ढा को भर देने के पश्चात जब बरसात पहली हो जाए तो गड्ढा को भर दें। और उसके बाद जो हम नर्सरी में पौधा डाले हुए हैं पपीता के, उस पपीता के पौधों को हमें एक नहीं, पपीता की जब भी रोपाई करते हैं 2-2 पौधा करते हैं। क्योंकि पपीता में क्या समस्या है कि इसमें स्टेरिलिटी की चांस हो जाती है, मेल और फीमेल का चक्कर है इसमें, नर और मादा वाला। तो जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं 2 हमें पपीता लगाना चाहिए। अगर हम 2 लगाते हैं तो ये समस्याएँ हमको देखने को नहीं मिलेगी। इसमें एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 1.80 सेंटीमीटर होना चाहिए, मीटर स्क्वायर होना चाहिए। इसमें क्या होता है 1.80 इंटू 1.80 मीटर स्क्वायर पर हमें पौधा पपीता की खेती करनी चाहिए। पॉली हाउस में फूलों की खेती करने से मिलने वाले लाभ को देखते हुए पिछले 2-3 सालों में अपने प्रदेश में किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से देश और अपने राज्य के ऐसे प्रगतिशील किसानों से आपको रूबरू भी कराते हैं और इसी के तहत आज हम आपको मिलवाने वाले हैं जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश के सफल किसान सुरेंद्र प्रकाश से, जो 2006 से 1000 वर्ग मीटर के पॉली हाउस में कॉर्नेशन फूलों की खेती करके अच्छा मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कॉर्नेशन की सफल खेती के बारे में खुद उन्हीं से। मेरा नाम सुरेंद्र प्रकाश है और मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर बिजूड़ी गाँव का रहने वाला हूँ। मैंने कम से कम 10-12 साल पहले से पॉली हाउस की खेती कर रहा हूँ। जो मेरा पॉली हाउस लगा है वो 1000 स्क्वायर मीटर में लगा है, जिसमें कि मैंने कार्नेशन की खेती की है। जहां हम खड़े हैं इस टाइम वह पॉली हाउस 1000 स्क्वायर मीटर में बना है और जिसमें 20,000 के लगभग प्लांट लगा है। और इसकी जो हमने पौध प्रोवाइड की है वो बेंगलोर से इसका सीड आया है। और जब हमने पॉली हाउस बना के तैयार किया उसके बाद हमने इसकी जुताई की
और उसके बाद हमने इसमें बेड बनाए। जो बेड है वो रास्ता 30 मीटर और बेड जो बनाए हैं वो 90 मीटर में बने हैं। उसके बाद इसमें हमने प्लांटिंग की है। जो हमारी इसमें पौधे की दूरी है वो 4 इंच में है और जो इसमें रास्ता रखा है हमने वो 30 मीटर का है। जब हमने पौधा लगाया तो उसमें 15 दिन तक मैंने इसमें फव्वारे से ही सिंचाई की है और 15 दिन बाद इसमें ड्रिप शुरू की है। 15 दिन बाद ड्रिप शुरू करने के बाद इसमें फिर खादें वगैरह डाली है और जो खादों की मात्रा है शुरू में 1000 स्क्वायर मीटर में ड्रिप में 1 किलो डाली गई है। जो सबसे पहले हमने खाद डाली थी वो 19 और कैल्शियम नाइट्रेट डाली थी। उसके 1 महीने बाद हमने फिर इसमें 13-045 और 0-52-34 वो खाद भी इसमें हमने डाली है। जो खादों की रूटीन है वो हर हफ्ते हमने 1.5 किलो इसमें डाली है। जो हमने इसमें बेड तैयार किए थे उसके बाद हमने इसमें ड्रिप का सिस्टम जोड़ दिया था, लेकिन जो इसमें हमने ड्रिप लगाई वो हमने 15 दिन बाद लगाई। हमने इसमें 1 महीने बाद इसकी पिंचिंग की और जिससे हमें इसमें 5 और 6 शूट मिले हैं। जब ये शूट आते हैं तो इससे वो वरना एक ही स्टिक आती है। जब हम पिंचिंग करते हैं तो इसमें 5-6 स्टिक निकलती है, जिससे कि हमारी पैदावार में काफ़ी फ़ायदा होता है। पिंचिंग के बाद हमने इसमें पहली नेटिंग की है और उसके बाद 10 दिन बाद दूसरी और उसके 10 दिन बाद तीसरी नेटिंग की है। और इस तरह से जैसे जैसे पौधा बढ़ता रहा और हम इसमें नेटिंग करते रहे। जो हमने इसमें नेटिंग के लिए पाइपें लगाई हैं वो साइडों में लोहे की पाइपें लगाई हैं और नीचे सीमेंटेड मतलब करके, और जो बीच में है वो बांस के लक्कड़ लगाए हैं ताकि साइडें जो हमारी मजबूत रहे। तो ये हमारा जो नेट है वो हिलता नहीं है, इसलिए ये हमने इस तरह से नेटिंग पाइपें लगाई हैं और नेटिंग इससे टाइट रहती है ताकि पौधा हमारा ख़राब ना गिरे ना, इसलिए हमने ये पाइपें लगाई हैं। सुंडी के लिए हम फैम की स्प्रे करते हैं जिसकी मात्रा 5 ml पर पंप होती है 15 लीटर में, और जो माइट है उसके लिए हम माइटेक्स करते हैं जिसकी मात्रा 20 से 25 ग्राम होती है। ये मात्रा जो होती है ये हमें हफ्ते में एक बार करनी पड़ती है छिड़काव इसका। 10 दिन के बाद डायथेन बेबिस्टिन की भी हमें स्प्रे करनी पड़ती है। स्प्रे करने के 10 दिन बाद हम डायथेन बेबिस्टिन का छिड़काव किया है ताकि इसमें कोई भी बीमारी ना लग सके जिससे मेरा नुकसान हो। 15-20 दिन बाद हमने इसकी निंदाई की है ताकि इसमें घास ना आ सके। हम इसमें फव्वारा भी चलाते हैं जिससे कि थोड़ी ज़मीन में नमी, पूरी ज़मीन में नमी रहे ताकि जो इसमें बीमारी माइट वो पैदा नहीं हो सके। जो हम इसमें जो पानी की सिंचाई करते हैं उसके लिए हमने पॉली हाउस के पास एक टैंक बनाया है। इसमें कुछ पानी हमारा वर्षा का इकट्ठा हो जाता है और कुछ हम ऊपर से जो पानी की पाइप जोड़ी है वहाँ से होता है, और इसके लिए हमने पाइप जोड़ी है ड्रिप से ताकि, और हम इसकी सिंचाई कुछ ड्रिप से करते हैं और कुछ उससे पाइप से करते हैं ताकि इसमें पानी की कमी की मात्रा ना रहे। मैंने जो ये प्लांट लगाए थे वो फरवरी महीने में लगाए थे। 25,000 पौधा मैंने ये लगाया था। 20,000 पौधा पॉली हाउस में और 5,000 पौधा पॉलीटर्नल में लगाया था, और अब जून महीने में हमने इसमें फ्लैश लेना शुरू कर दिया है। अभी तक हमने जो फ्लैश लिए हैं वो 4 फ्लैश लिए हैं। अभी तक लगभग हम 1200 बंच भेज चुके हैं जिसकी इनकम लगभग 100-150 के हिसाब से 1,20,000 बनती है, जिसमें हमारा खर्चा 20-25 हज़ार के करीब आ चुका है। जो दवाई बीज खाद का खर्चा है इसमें हम अभी तक 1 लाख का प्रॉफिट ले चुके हैं। जो इसमें फ्लैश निकलने का तरीका है वो तीसरे दिन का हमें इसमें कटिंग लेनी पड़ती है। पूरे महीने में हम इसमें 15 फ्लैश लेते हैं। यदि यही दाम हमें पूरे साल भर मंडियों से मिलते रहे तो हमारी महीने की इनकम 2.5 से 3.25 लाख। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर से जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार बिहार के किसान भाइयों के लिए सलाह दी जाती है कि पूर्वानुमानित अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में हल्की वर्षा हो सकती है और कहीं कहीं मध्यम वर्षा हो सकती है।
30 जुलाई के बाद वर्षा की सक्रियता में थोड़ी वृद्धि हो सकती है। धान की रोपाई प्राथमिकता के आधार पर करें। रोपे हुए धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण के कार्यों को प्राथमिकता दें। उचास जमीन में अरहर की बुआई यथाशीघ्र समाप्त कर लें। इसके लिए उन्नत किस्में कुछ इस प्रकार हैं: पूसा बहार, नरेंद्र अरहर, मालवीय, राजेंद्र अरहर आदि किस्में बुआई के लिए अनुशंसित हैं। मिर्च का बीज उथली क्यारियों में गिराएं। बीज को गिराने से पूर्व थायरम 75% दवा से बीजोपचार करें। प्याज के पौध की रोपाई के लिए खेतों को समतल कर छोटी छोटी उथली क्यारियां बनाएं, जिसकी चौड़ाई 2 मीटर एवं लंबाई 3 से 5 मीटर तक रख सकते हैं। बैंगन की फसल में तना एवं फल छेदक कीट की शुरुआती रोकथाम के लिए बैंगन की रोपाई के 10 दिनों बाद 1 ग्राम फ्यूराडान 3G दानेदार दवा प्रति पौधा की तर्ज से जड़ के पास मिट्टी में मिला दें। इस मौसम में लत्तर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी और खीरा में फल मक्खियों से होने वाले नुकसान में बढ़ोतरी हो जाती है। सर्वप्रथम फल मक्खी से क्षतिग्रस्त सब्जियों की तुराई कर गड्ढे में दबा दें। इससे बचाव हेतु मिथाइल यूजिनोल ट्रैप का प्रयोग करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण करावें। पशुओं के निवास स्थान की साफ सफाई करते रहें। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है शेरपुर जिला छपरा से आनंद कुमार ने। आप गन्ने के लाल सड़न रोग की रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं। तो आनंद कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई जो बसंत कालीन और शरद कालीन में गन्ने लगाए हैं उसमें इस समय बढ़वार की स्थिति में है, इस समय उसमें कौन सा रोग और कौन सी कीट लगेंगे उनके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए, जब आपका गन्ना तैयार होता है या बढ़वार की स्थिति में है उस समय आपके गन्ने में लाल सड़न, जिसको रेड राड हम बोलते हैं इंग्लिश में, लाल सड़न रोग लगता है। वो फंगस है जिस फंगस का नाम है कोलेट्रोट्राइकम फाल्केटम। कोलेट्रोट्राइकम फाल्केटम किसान भाई फंगस है जिसके कारण लाल सड़न रोग लगता है। अब लाल सड़न रोग का पहचान क्या है? देखिए, लाल सड़न रोग का पहचान है कि गन्ने का ऊपरी पत्तियों का सबसे तीसरी जो बढ़वार है, पत्तियों का तीसरी पत्तियां जो है वो सूखने लगती है और गन्ने के तने में देखेंगे तो रंगहीन और गांठों पर छोटे छोटे बिंदु होते हैं और गन्ने को जब चीरते हैं तो उसमें सिरके जैसे गंध आती है। गन्ने में लाल सड़न रोग द्वारा किसानों को काफी नुकसान होता है और इस नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि समय रहते इस रोग का नियंत्रण किया जाए। तो कौन कौन से हैं नियंत्रण के उपाय, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। तो इसको गन्ने की बुआई अगर कर रहे हैं सीधे तो इसको एगलाल से उपचार करके ही गन्ने की बुआई करें, या इस रोग से रोगरोधी प्रजाति है जैसे कोसा 90-223, कोसा 91-223, इस प्रजाति को लगाएं। इस रोग से निदान पाएंगे। एक जड़ या तना अंकुरण के समय कीट लगता है, जिस कीट के लिए भी हम क्लोरोपाइरिफास का आपको बता चुके हैं किसान भाई कि दीमक से जिससे निदान करेंगे, वैसे जड़ या अंकुरण के समय वेधक जो कीट लगता है उसको भी क्लोरोपाइरिफास का ही छिड़काव करेंगे जिससे निदान पाया जा सकता है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सूरजमुखी की उन्नतशील किस्में एवं बुवाई तकनीक पर जानकारी। प्रजनन के लिए अच्छी नस्ल का भैंसा तैयार कर लाखों की आमदनी कमा रहे किसान से मुलाकात। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद।
501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@network18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय पर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।